डिफिनीशन ऑफ, आप लोगों ने मल्टीपल जगहों पे देखा है कि डायबिटीज किसे कहते हैं, हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट में पढ़ा है। तो डायबिटीज क्या है हमारे पास? एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लिसीमिया एंड रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन, सिक्रीशन और यूटिलाइजेशन। आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, किसमें पढ़ा है? उसमें पढ़ा था, आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, सही है। डायबिटीज जो है हमारे पास ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जब भी कोई मेटाबॉलिज्म में खराबी आ जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस खराबी की वजह से आपका शुगर लेवल हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लिसीमिया का रीजन ये है या तो डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन में खराबी आ जाती है, या इसकी सिक्रीशन में खराबी आ जाती है, या इसकी इस्तेमाल करने में खराबी आ जाती है, इसकी यूटिलाइजेशन में कोई खराबी आ जाती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या, व्हाट्स आर द पैथोफिजियोलॉजी एंड एटियोलॉजी? एटियोलॉजी मीन कॉजेज क्या है? देयर इज एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल रिजल्टिंग इन हाइपरग्लिसीमिया। एक रीजन ये है कि बीटा सेल में खराबी आ जाती है, सही है, बीटा सेल की वजह से, या बीटा सेल में कोई खराबी की वजह से लैक ऑफ इंसुलिन मीन इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो जिसकी वजह से हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? एड्स का ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करता है, एड्स का रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। ये हमारे सेल के ऊपर एज अ रिसेप्टर काम करता है। जब भी हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, एक सिग्नल जो है सेंड हो जाता है किसको? हमारी पेंक्रियास की लिंगरहाल सेल को, लिंगरहाल सेल की बीटा सेल को। तो जब स्टिमुलेशन मिलती है कि योर योर शुगर लेवल इज गोइंग अप, तो तो इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? पेंक्रियास की बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को किसकी तरफ लेके जाता है? सेल के अंदर लेके जाता है, सही है। तो डिफेक्ट एट द सेल लेवल, जब सेलुलर लेवल पे कोई खराबी आ जाती है यानी बीटा सेल में, जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पेयर्ड सेक्रेटरी रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन टू राइज एंड ग्लूकोज। तो क्या होगा यहाँ पर? इम्पेयर्ड मीन खराबी आ जाती है, यानी सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन में खराबी आ जाती है। इंसुलिन की सिक्रीशन कब हो जाती है? जब आपका ग्लूकोज टू राइज एंड ग्लूकोज की तरफ, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब जैसे ही बढ़ जाता है तो क्या होगा? क्या हो जाता है? बीटा सेल को स्टिमुलेशन मिलती है जो क्या करेगा? सिक्रीशन, यानी सिक्रेटरी रिस्पॉन्स करता है किसका? इंसुलिन का। लेकिन जैसे जैसे हमारा डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा? चाहे ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा हो, चाहे ग्लूकोज लेवल कम हो रहा हो, इन बोथ कंडीशन में हमारे पेंक्रियास जो है स्टिमुलेशन नहीं मिलती है। जो ड्यू टू द, या कम स्टिमुलेशन मिलती है, या कम स्टिमुलेशन मिलेगा तो कम इंसुलिन प्रोडक्शन होगी, या कम इंसुलिन प्रोडक्शन होगी तो कम कंट्रोल हो, लो कंट्रोल ऑन डायबिटीज पे कंट्रोल होगा, सही है। ये क्या हो? एन इंक्रीज नॉक्टर्नल हेपेटिक ग्लूकोज। नॉक्टर्नल हेपेटिक ग्लूकोज का क्या मतलब है? यानी नाइट के टाइम में आपका हेपेटिक ग्लूकोज का प्रोडक्शन क्या हो जाए? बढ़ जाए, सही है। यानी ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो जाता है। सही, ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, सही है। आर्सिन एंड टाइप 2 डायबिटीज में हम देख सकते हैं। एटियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज नॉट वेल अंडरस्टूड, यानी इसके कोई टाइप 1 डायबिटीज जो है, जो जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, इसको अभी तक मालूम नहीं किया गया कि इसके अच्छी तरह हमें मालूम नहीं है, हम 100% नहीं बता सकते कि इसका रीजन क्या हो सकता है। वायरल है, या ऑटो इम्यून है, या एनवायरमेंटल थ्योरी जो है आर अंडर रिव्यू है इसके अलावा। लेकिन जबकि एटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन्वॉल्व्स हेरिडिटरी, जेनेटिक्स एंड ओबेसिटी। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इसमें हेरिडिटरी आ सकते हैं, मीन फॉर एग्जांपल इफ योर पेरेंट्स आर हैविंग जीएम, सो देयर इज हायर चांस ऑफ डायबिटीज एंड देयर ऑफस्प्रिंग, इसके बच्चों में ये फैल सकता है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जो वो हेरिडिटरी से वो रिलेटेड है, और ओबेसिटी इज आल्सो मेन कॉज फॉर व्हाट? टाइप 2 डायबिटीज, सही है। टाइप 2 डायबिटीज के वो है मेन रीजन है। रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज आर what
For type 2 diabetes and adults and children include family history भी हो सकती है. इसलिए therefore when the patient is having DM, तो हम क्या करते हैं, we ask the family history that do you have any family history या do you have any family member who are having GM and ethnicity and a variety of other factors. Overweight, BMI अगर greater than 25 kg हो जाए तो इसमें भी क्या हो सकते हैं, चांसेस ऑफ क्या हो जाता है इसमें, चांसेस ऑफ डीएम जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सही है. तो इसमें चांसेस ऑफ ओबेसिटी बढ़ जाती है. हाँ, रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है, टाइप टू डायबिटीज का एक ओवरवेट है जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 25 kg होती है होते हैं, तो इसलिए इन लोगों में ज्यादा चांसेस ऑफ डीएम हो सकती है टाइप 2. फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो आपके क्लोज रिलेटिव, उसमें भी चांसेस हो सकते हैं. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हैबिचुअल एंड एक्टिविटी, जिन लोगों को एक्टिविटी कम होती है, जो लोग सुस्त होते हैं हैबिचुअली, काम काज खुद नहीं करते, यानी यहाँ तक कि पानी के लिए भी वो क्या करते, वो बुला देते कि मेरे लिए पानी ले आओ. तो इस तरह हैबिचुअल इनएक्टिविटी या सुस्त लेजी लोगों में भी चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज जो है इसके चांसेस हो सकते हैं. इसके अलावा रेस, एथनिसिटी, डेट इज ब्लैक, हिस्पैनिक अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, एलेस्कन अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर, इन लोगों में ज्यादा चांसेस हो सकती है. सही है. इसके अलावा डायग्नोस ऑफ प्री डायबिटीज, आइदर हमारे पास डायग्नोस जो है वो क्या है, IFG है और IGT है. कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज IFG एंड व्हाट इज IGT? प्लीज कोई बता दो. चैट में बताओ, IFG ये कौन सा टेस्ट है, इट्स व्हाट इज दिस? सही है. IFG हमारे पास क्या है, आप लोग नहीं बता रहे हो तो मैं बता रहा हूँ. IFG एज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लिसीमिया है, जो क्या करते हैं, इसको हम प्री डायबिटीज भी कहते हैं. सही है. जब आपका क्या होता है, दिस इज व्हेन blood glucose level in the body are raised but are not high enough to mean that the person has diabetes. सही है. IFG जो है हमारे पास क्या है, impaired fasting glycemia को हम क्या कहते हैं, फास्टिंग. दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट. दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या है, IGT. कोई ये बता सकते हैं कि व्हाट इज IGT? ये भी कोई नहीं बता रहे हैं. IGT क्या है हमारे पास, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं पता. IGT का मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. सही है. या इसको और दूसरा हमारे पास एक दूसरा टेस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं. जब हम क्या करते हैं, जब कोई भी चीज दे देते हैं, यानी शुगर वगैरह दे के हम आफ्टर 2 आवर्स ये देख लेते हैं, अगर शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे है होता है तो हम कहते हैं द पेशेंट इज नॉट हैविंग डायबिटीज. लेकिन जब इसको शो करता है, इम्पेयर्ड शो करता है, मीन हाई शो करता है, तो इसका मतलब द पेशेंट इज हैविंग व्हाट, DM शो करता है. इसके अलावा हमारे पास क्या है, फेरियर हिस्ट्री ऑफ GDM और बेबी वेट क्या हो, 9 पॉइंट जो है पैदाइश के वक्त हो, तो यहाँ पर भी हाइयर चांसेस है दिस बेबी कैन हैव व्हाट, DM. और HTN जो है, जो हाइपरटेंसिव लोग होते हैं जिसका ग्रेटर देन 140/90 mmHg है, मेरे मिलीमीटर मरकरी से भी 140 से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वाले लोगों में भी चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस हो सकती है. सही है. हमारे पास इसके अलावा हाइपर HDL जो है, जिसका HDL जो है लेस देन 35 mg/dl हो, और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है ग्रेटर देन 250 mg, मीन हाइपर एम्पेयर्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन लोगों में भी चांसेस ऑफ व्हाट, इन लोगों में भी चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं. मेवेश आपका नेट का इशू है, फिर बोलते समझ नहीं आता, क्या समझ आएगा आपको. इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ
पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, PCOS भी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का जिन लोगों में आज हमने पढ़ा था क्लास में भी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इन लोगों में भी ज्यादा चांसेस है क्या, टाइप 2 डायबिटीज के ज्यादातर चांसेस होते हैं। द पेशेंट हु इज हैविंग और हु इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिस्टिक डिजीज। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वेस्कुलर डिजीज में भी चांसेस है। चिल्ड्रन में क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव। रेस एथनिसिटी में हमने बता दिया। साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, सही, और कंडीशन एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, डेट इज हमारे पास क्या है, एक्एंथोसिस, नाइजीरियंस और हाइपरटेंशन लोगों में, डिसलिपिडीमिया और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज वाले लोगों में चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और मेटरनल हिस्ट्री ऑफ डीएम यानी डायबिटीज की, जेस्टेशनल डायबिटीज की, जिन जिन लोगों के मेटरनल हिस्ट्री हो, इन लोगों में भी चांसेस ऑफ डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं इनके ऑफस्प्रिंग में। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ऑनसेट इज एब्रप्ट with type 1 and insidious with type 2। हाइपरग्लिसीमिया क्या है, इसके 3 P's हम इसको कहते हैं। 3 P's आर द मेन साइन फॉर व्हाट हाइपरग्लिसीमिया। वन इज पोलियूरिया, यूरिन आउटपुट ज्यादा आएगा। पोलिडिप्सिया होगा, मीन इसको ज्यादा प्यास लगेंगे। और पोलीफेजिया होगा, सही है। पोलीफेजिया और पोलिडिप्सिया इसलिए होगा कि आपके सेलुलर सेल को क्या नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, एम्पेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलिडिप्सिया पोलिफेजिया होगा, सही है। इसके अलावा वेट लूज भी होगा, फटीग और ब्लड विजन होगा। डी डायबिटीज का खास तौर पे एम्पेयर्ड विजन पे, आपके विजन पे भी अहम किरदार होता है। इससे जब भी हम डायबिटिक पेशेंट को कंट्रोल रखने में ज्यादा कोशिश करते हैं इन लोगों का। अल्टर टिश्यू रिस्पॉन्स, यानी अल्टर टिश्यू रिस्पॉन्स ये है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को या डायबिटीज वाले लोगों में टिश्यू रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है, यानी न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी हो जाती है या मायोपैथी भी हो सकती है। तो न्यूरोपैथी की वजह से क्या होगा, पुअर वोंड हीलिंग होती है। आपने देखोगे कि डायबिटीज वाले लोगों का जो वोंड हीलिंग प्रोसेस वो बहुत स्लो हो जाता है। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाती है, पार्टिकुलर ऑफ द स्किन और जेनिटरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन लोगों में ज्यादातर चांसेस हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन तो आप लोगों को हमने बता दिया। डायबिटीज कैन बी डायग्नोस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज एंड शुड बी कंफर्म ऑन अ डिफरेंट डे बाय दीस टेस्ट। हम इस चीजों से हम कंफर्म कर सकते हैं। बीएस फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल देन 126 mg per dl हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस पेशेंट इज हैविंग व्हाट, वी कैन सस्पेक्ट दैट दिस पेशेंट इज हैविंग टीएम। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, यानी यहाँ रैंडम जो है गाने के बाद जो हमारे पास कितना हो सकता है, 200 mg पर डीएल होता है फॉर 2 आवर्स तक, गाने के बाद फॉर 2 आवर्स तक ये हो सकता है। विद क्लासिकल सिम्टम्स, इसके ये क्लासिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, पोलियूरिया, पोलिडेप्सिया एंड पोलिफीजिया और वेट लॉस, दीज आर द मेन साइन सिम्टम फॉर व्हाट, डीएम। इसके अलावा हमारे पास क्या, दिस प्रेजेंटेशन इज डायग्नोस्टिक एंड डज नॉट रिक्वायर रीटेस्टिंग। ये हमारे पास क्या है, दिस पोलिडेप्सिया, पोलिफीजिया और वेट लॉस हो, और इसके साथ साथ आप ग्लूकोज लेवल जो है on randomly it is 2 mg per dl or fastingly it is 126 or greater than this value, so we can say that this patient is having what, TM, सही है। OGTT, हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी दे दे कि वो टॉलरेट कर सकते हैं ग्लूकोज को या नहीं। अगर इसका ग्रेटर देन और इक्वल देन 200 mg हो, सही है, जब हम ग्लूकोज देने के बाद ये हो जाए तो हम ये कर सकते हैं ऑन द 2 आवर सैंपल के बाद, तो हम ये कह सकते हैं दिस पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर डीएम, डीएम के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ ग्लूकोज कंट्रोल ओवर टाइम आर, हमारे पास एक दूसरा टेस्ट है जो हम करते हैं, वो कौन सा टेस्ट है, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, और दूसरा है प्रक्टोसामिन, ऐसे करते हैं, सही है। HbA1c जिसको आप लोग कहते हो, ये करते हैं। दिस टेस्ट आर नॉट यूज फॉर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस, ये तो हम इसलिए नहीं करते, लेकिन कंफर्म डायग्नोस के लिए हम HbA1c करते हैं, सही है। कोई बता सकते हैं कि आप लोगों ने कभी देखा है इसका क्या मतलब है, HbA1c क्यों करते हैं?
कोई चैट पे बता सकते हैं प्लीज? सही है। तो प्रक्टोसामिन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, यानी 2 वीक्स या 3 मंथ्स तक वो आपको बता देता है, इसकी इसकी हिस्ट्री बता देता है कि इसका इतने वक्त में इसका एवरेज जो है, एवरेज वैल्यू क्या है ग्लूकोज का, तो इससे हम कंफर्म भी कर सकते हैं HbA1c से। स्क्रीनिंग फॉर टाइप 2 डायबिटीज क्या है, नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट या ओल्डर देन एज, जिसका एज क्या हो 45 हो, सही, या 45 से ज्यादा हो, एवरी 3 इयर्स और एवरी 1 to 2 इयर्स विद एनी रिस्क फैक्टर्स के साथ हो, तो इसका हम स्क्रीनिंग करनी चाहिए। सही है, इसका यानी शुगर लेवल देखना चाहिए। चिल्ड्रन में क्या करते हैं, स्टार्ट स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ, यानी 10 साल तक हो, या एट द, या ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी बलोगत की तरफ जा रहा हो, या बच्चा जो है ओवरवेट हो रहा हो, या हैज एनी टाइप 2 रिस्क फैक्टर, या कोई रिस्क फैक्टर आपको नजर आ रहा हो, तो स्क्रीनिंग जो है आपको हर 2 साल के बाद इस बच्चे का स्क्रीनिंग करनी चाहिए। देयर आफ्टर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड मेथड, तो इसका क्या करते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट वगैरह करते हैं बच्चों के लिए फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस के लिए। मैनेजमेंट क्या है, आपने डायग्नोज किया द पेशेंट इज हैविंग द डीएम डायबिटीज है, तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे? सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट कंट्रोल होता है, सही है, और एक्सरसाइजेज होती है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। तो डाइटरी कंट्रोल विद क्लोरिक रेस्ट्रिक्शन, यानी क्लोरिक रेस्ट्रिक्शन मीन ये है कि आप हाई क्लोरिक डाइट नहीं लोगे, और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट से क्या करोगे, इज्तनाब करोगे, और खास तौर पे मोनोसेकेराइड जो है वो यूज नहीं करते हो, सही है। डीएम में मोनोसेकेराइड वो डाइट होती है जो टेस्टलेस नहीं होती बल्कि टेस्टेबल होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जबान पर मीठा लगे, वो जो भी जबान पे मीठा लगे इस किस्म की ग़िज़ाइयत नहीं लेते, जो मीठा लगे वो नहीं खाओगे। तो डायबिटिक पेशेंट should not have such type of diet whose are sweet and taste, सही है। तो ये मेन परहेज है, जो आपको मीठा लगे वो आपको नहीं लेने चाहिए। तो आपको आसान टेस्ट ये बता सकता है, वो जो आपको जबान पे मीठा लगे, उसमें हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है वो ज्यादातर मीठा ही होता है। हम ये कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड आता है टेस्टलेस। तो टेस्टलेस ये है कि गंदम है, गंदम क्या है, वो हमारे पास टेस्टलेस होती है, वो पॉलीसेकेराइड है। तो ये हमने ये कंसेप्ट आप लोग सीख लो कि बड़ी बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग, पॉलीसेकेराइड को बड़ी बिल्डिंग को गिराने में क्या होता है, ब्लड तक आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे आपका शुगर लेवल बरकरार रहता है। गंदम भी एक वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम इसको कहते हैं, लेकिन वो बड़ी बिल्डिंग की मिसाल है, इसलिए इसको डाइजेस्ट होने में और एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में आ जाते हैं, तो इससे आपकी शुगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन मोनोसेकेराइड जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज वाली कंटेनिंग गजा कहते हैं, मोनोसेकेराइड वो जैसे हम कहते हैं वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में आ जाते हैं। जब ब्लड में आ जाते हैं तो डायरेक्टली आपका शुगर लेवल जब हम चेक करते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मोनोसेकेराइड को डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट हैव मोनोसेकेराइड, या जो मीठा लगे वो नहीं लेनी चाहिए, सही है। तो क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो क्लोरिक रेस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है, टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, आप अपने बॉडी वेट को बरकरार रखने के लिए क्या करोगे, और उस डीएम को कंट्रोल रखने के लिए क्या, सैचुरेटेड फैट्स ना खाओगे। सैचुरेटेड फैट्स होती है जो क्या करते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होती है, तो उस हालात में होती है, इसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो सैचुरेटेड फैट जो है लीडिंग कॉज फॉर बॉडी वेट, और बॉडी वेट जब बढ़ेगा तो आपका ग्लूकोज जो है ग्लूकोन्यूजेनेसिस होगा और आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए इफ यू वांट टू कंट्रोल ऑन योर डीएम, so you are restricted for having mono monosaccharide monosaccharide containing carbohydrates and saturated fat, सही है। The goal of meal planning is to control ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका ये गोल क्या होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, और इसके अलावा और लिपिड लेवल को कंट्रोल करना है, सही है। इसके अलावा आप क्या करोगे, गोल ऑफ मील, आपकी ग़िज़ाइयत में गोल, आपका ये मकसद ये होना चाहिए, जो भी आप खाना खाते हो
तो क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। तो ब्लड ग्लूकोज को जब कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, आपको मैंने कहा जो मीठा लगे उसको नहीं लोगे। और लिपिड लेवल को कंट्रोल करना है। जब आप अपने कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लेवल को कंट्रोल करोगे तो आप क्या करोगे, यू शुड नॉट हैव सैचुरेटेड फैट इन योर डाइट। मैंने आपको आसान फार्मूला बताया। सैचुरेटेड फैट वो फैट होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ठोस हालत में होता है, जैसे घी है। घी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, सैचुरेटेड वो है। और ज्यादातर जो एनिमल सोर्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। जो आप चर्बी वगैरह, चर्बी जो गोश्त में चर्बी वगैरह होते हैं वो भी सैचुरेटेड फैट की मिसाल है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ठोस हालत में होते हैं। लेकिन जब हम इसको गर्माइश देते हैं वो क्या हो जाती है, वो माया हो जाती है। तो ये कंसेप्ट सीख लेना कि सैचुरेटेड फैट आर दोज टाइप ऑफ फैट whose are solid, which are solid in normal room temperature, while unsaturated fat are those type of fats which is वो कौन से वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे तो यानी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास बादाम का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो ज्यादातर सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, उसमें एचडीएल लेवल ज्यादा होता है। और उसमें आथ्रोस्क्लेरोटिक फैट जो है, आथ्रोस्क्लेरोटिक फैट जो है अनसैचुरेटेड फैट में ज्यादा चांसेस नहीं होती। वाइल सैचुरेटेड फैट में आथ्रोस्क्लेरोटिक प्लग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कार्डियक डिजीज की चांसेस ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना होगा। सही है। और ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट का सोर्स क्या होता है, एनिमल प्लांट सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स होता है। जबकि सैचुरेटेड फैट हम कहां से हासिल करते हैं, एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। सही है। द गोल, ये तो हमने बता दिया। वेट रिडक्शन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अगर आप अपने टाइप 2 डायबिटीज पे कंट्रोल करना है तो क्या करोगे, यू शुड टू रिड्यूस योर वेट। तो रिड्यूस योर वेट कैसे करोगे, आप जब लिपिड को नहीं खाओगे, लिपिड कंटेनिंग डाइट, हाई कैलोरिक डाइट करते हैं। जैसे हम अगर हम बोलते हैं आपको एक कार्बोहाइड्रेट जो है आपको कितने कैलोरीज देते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपको कितने कैलोरीज देते हैं, 4 किलो कैलोरीज देते हैं। अभी मैं दूसरा मिसाल देता हूँ, अगर 1 ग्राम ऑफ लिपिड जब आप लोग खाते हो तो आपको कितने किलो कैलोरीज देगा, 9, डबल से भी ज्यादा 9 किलो कैलोरीज देता है। तो इतना फर्क है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, जबकि लिपिड आपको कितना देता है, 9 किलो कैलोरीज देते हैं। तो इसका डबल से भी कुछ 1 गुना ज्यादा आपको ज्यादा देता है। तो इसलिए जब हाई कैलोरिक डाइट दोगे तो यू विल बी मोटा, मीन यू विल बिकम फेट। exercise regular moderate exercise perform 30 to 60 minutes आप करोगे। most ideally all the days of the week promotes the utilization of carbohydrate। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे 30 से लेकर 1 घंटे तक के लिए, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल में क्या करेगा, इसको प्रोमोट करेगा, आसानी करेगा। असिस्ट विद वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल को देखोगे। एनहेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन को बढ़ाएगा। कौन, एक्सरसाइज जो है एक्शन ऑफ इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाएगा। और कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी चांसेस ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के चांसेस को क्या करेगा, कम करेगा। इसके अलावा हमारे पास मेडिकेशन में क्या करते हैं, जब हमारे पास लाइफ स्टाइल मेडिकेशन, डाइट कंट्रोल फेल हो जाए, देन वी गो टू द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। लेकिन हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ओरल मेडिकेशन होते हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे थे। तो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटी डायबिटिक एजेंट्स फॉर पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में हमारे पास इंसुलिन ही सिर्फ ऑप्शन होते हैं, इसमें ओरल इफेक्टिव नहीं होती। जबकि टाइप 2 में हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, ओरल एंड इंसुलिन। इसके तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन इंसुलिन की ना। लेकिन फर्स्ट गोल हमारे पास ओरल से करते हैं। जब ओरल से कंट्रोल नहीं होते टाइप 2, तो फिर हम इंसुलिन की तरफ चलते हैं। सही है। तो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स फॉर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज who do not achieve glucose control with diet and exercise only। सही है। act by a variety of mechanism including stimulation of insulin secretion। कुछ ओरल ड्रग जो है इंसुलिन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। प्रॉम्प्ट फंक्शनिंग बीटा सेल, बीटा सेल को स्टिमुलेट देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेट करता है। कुछ मेडिकेशन इस तरह करते हैं। कुछ जो है रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। कुछ का काम क्या होता है, कुछ मेडिकेशन एनहेंस ऑफ पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन को बढ़ा देता है। कुछ मेडिकेशन क्या करते हैं, रिड्यूस द
एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके ब्लड की तरफ ग्लूकोज कम आएगा और कुछ जो है सप्रेस ग्लूकागोन रिलीज को क्या करेगी, सप्रेस करे, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, यानी ग्लाइकोजिन को लाइस करता है और ग्लूकोज बना देता है, ब्लड की तरफ लेके आते हैं। हमारे पास मेडिकेशन में क्या है, सल्फोनाइल यूरियास और क्या है, मैग्नेटाइट एनालॉग जो है वो क्या करते हैं, हाइपोग्लिसीमिक रिएक्शन करा सकता है। और बेगनोइड्स और अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर, इंक्रेटिन मिमेटिक्स और मैग्नेटिनाइट एनालॉग जो है वो क्या कर सकता है, मैको सिग्निफिकेंट प्लेटस एंड जीआई एडवर्स इफेक्ट्स करा सकता है। मेडिकेशन में हमारे पास इंसुलिन थेरेपी जो है वो किसके लिए है, फॉर पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट की नीड होती है। मे आल्सो बी यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज। मैंने आप लोगों को ये कहा, जब अनरिस्पॉन्सिव टू डाइट एक्सरसाइज एंड ओरल एंटी डायबिटिक थेरेपी क्या हो जाए, अनरिस्पॉन्स हो जाए, यानी इससे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए, तो फिर हम इंसुलिन थेरेपी की तरफ चलते हैं। हाइपोग्लिसीमिया में रिजल्ट एज वेल एज रिबोर्न हाइपरग्लिसीमिया भी हो सकता है। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मोगल इफेक्ट कहते हैं। कॉमनली रिजल्ट इन इंक्रीज एपेटाइट, और इसकी कॉमनली रिजल्ट क्या हो सकती है, इंक्रीज एपेटाइट हो सकता है, आपकी भूख को बढ़ा सकता है और वेट गेन कर सकता है। सही है, तो हमारे पास आज तक के लिए इतना ही। सही है।